मित्रों, मुझे आप लोगों को मालूम, हमारे देश में गलीपति से लेकर के राष्ट्रपति तक सब लोग एक बात कहते हैं, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई। कहते हैं ना, कोई रास्ता खोजता नहीं दोस्तों, सब भाषण झाड़ते हैं। मित्रों, मैं पहली बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक मीटिंग बुलाई थी, सभी हाई कोर्ट जजेस थे, ऑल द चीफ मिनिस्टर्स वर देयर, और मैं जिंदगी में पहली बार इस प्रकार के ऑडियंस के बीच गया था। और यूं ही मेरे पर इतने केसेस चलते हैं मित्रों, पता नहीं किस किस कोने से कहां लोगों ने डाल के रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में ढेर सारे मेरे खिलाफ कुछ वो गुजरात में सब, जो पता नहीं लोगों को लग रहा है कि मुझ पर केस करेंगे तो शायद उनको कीर्ति कमाई हो जाएगी। जो भी हो मित्रों, वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी मुझे यूं देख रहे थे, है कौन? क्योंकि ऐसा मेरे लिए अखबारों में पढ़ा था साहब, मेरे बगल में बैठते नहीं थे कोई। ऐसी मीटिंग में मैं था, अब मुख्यमंत्री था तो बैठना तो था ही था। तो मुझे जब मेरी बारी आई गुजरात की, तो मैं बोलना क्या, मैंने कहा देखिए भैया, मैं पहली बार इतने बड़े ऑगस्ट हाउस के बीच में आया हूं, मैंने जीवन में कभी कोर्ट देखी नहीं है। और हकीकत है मित्रों, मैंने अपनी आंखों से कभी मुझे जिंदगी में कोर्ट के अंदर जाने का अवसर नहीं आया। क्यों नहीं, मैंने कभी रॉन्ग पार्किंग का गुनाह भी नहीं किया है। तो मैंने कहा उस दिन, मैंने कहा भाई, मैंने जीवन में कभी, मैंने कोर्ट क्या होती है सिनेमा थिएटर में देखी है, इसलिए मुझे मालूम नहीं है प्रोटोकॉल क्या होता है। मेरे से बोलने में कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना। और ऐसा करके मैंने वहां पहली बार इन न्याय तंत्र के लोगों के सामने भाषण किया था। और मैंने उनसे कहा था कि क्या देश के गरीब आदमी को न्याय मिले, ये हम लोगों का दायित्व तो नहीं है? साहब, सारे सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट जज चौंक गए थे कि कोई ऐसा सरफरा मुख्यमंत्री है जो हमारे बीच में हमें ऐसा भाषण दे रहा है। और मित्रों, मैंने उस दिन खुल करके बोला था, और मैंने कहा था, क्या हम कोर्ट के वैकेशन कम नहीं कर सकते? क्या हम दिन में कोर्ट का समय आधा पौना घंटा 1 घंटा बढ़ा नहीं सकते? और तीसरा मैंने सुझाव दिया था कि हम उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ देश में इवनिंग कोर्ट चालू नहीं कर सकते हैं। और मित्रों, जब भोजन का विराम आया, सबने मेरे बाल नोच लिए। तुमको मालूम है जजों को कितना पढ़ना पड़ता है, और तुम वैकेशन कम करने की बात कर रहे हो, तुम दिन में 1 घंटा काम बढ़ाने की बात कर रहे हो, तुम इवनिंग कोर्ट के। साहब, पता नहीं, मुझे लगा मैं मर गया। एक तो यूं ही मेरे पर इतने केस चल रहे और उन्हीं लोगों को मैंने नाराज किया। मैं सच बताता हूं मित्रों, लेकिन मैंने मन में ठान ली थी मैं गुजरात में करूंगा। और मित्रों, मैं आज बड़े गौरव के साथ आपको हिसाब देता हूं, हिंदुस्तान में गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसने इवनिंग कोर्ट शुरू की। मेरे यहां आज 80 इवनिंग कोर्ट्स हैं, 80। और लास्ट ईयर 14 नवंबर को भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया था। उसको इस नवंबर के अंदर 11 महीने, 1 साल पूरा हो जाएगा। 11 महीने हुए हैं, 80 कोर्ट चल रही हैं। और मैंने क्या किया, जो दिन में रोजी रोटी कमाने वाले मजदूरी करता है, ऑटो रिक्शा चलाता होगा, कोई बेचारा दिन भर काम करता है, ऐसे गरीब लोगों के केसेस शाम को ट्रांसफर कर दिए, ताकि वो दिन में अपना रोजी रोटी कमाता है, शाम को कोर्ट में चला जाता है। मित्रों, 11 महीने के भीतर भीतर 1.5 लाख लोगों को न्याय मिल चुका है। मित्रों, अगर इरादा साफ हो, नीयत साफ हो और नीति स्पष्ट हो तो परिणाम मिलता है दोस्तों। इतना ही नहीं, मैंने न्यायमूर्तियों से मीटिंग की, मैंने कहा साहब, मैं चाहता हूं मेरे गुजरात के अंदर हम कोर्ट का समय आधा घंटा बढ़ाएं। और मैं उन सबका आभारी हूं, उन्होंने मेरी बात मानी। आज हिंदुस्तान में जो कोर्ट का समय है, मेरे राज्य में आधा घंटा ज्यादा है। मित्रों, मैंने तीसरी उनसे प्रार्थना की, और प्रार्थना यह थी कि क्या हम वैकेशन कम नहीं कर सकते हैं? और मित्रों, आपको जानकर आनंद हुआ, 10 दिन वैकेशन उन्होंने कम किया। और आज भारत की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हिंदुस्तान के सभी राज्यों को लिखा है कि गुजरात मॉडल पर न्याय तंत्र के काम को नए ढंग से सोचने की आवश्यकता है, इवनिंग कोर्ट बनाने की आवश्यकता है। पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया है मित्रों।
मैं ये छोटी छोटी चीजें इसलिए बताता हूं मित्रों कि अगर हमें इसलिए मैं कहना चाहता हूं मित्रों, निराश होने का कोई कारण नहीं है। यह देश प्रगति कर सकता है, यह देश दुनिया के अंदर अव्वल नंबर की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। और इसी व्यवस्थाओं के तहत कोई बहुत बड़ा तीर मारने की जरूरत नहीं है मित्रों, बस मन से लगन से इस काम को कर दिया जाए। हमारे देश का पूरे दुनिया में सभी देशों का एक नंबर होता है कि कौन देश कहां खड़ा है। हम दुनिया के अंदर 126 नंबर पे खड़े हैं। गुजरात भले एक नंबर पे रहता हो, लेकिन हिंदुस्तान पूरे दुनिया में 126 पे खड़ा है। और उसका मूल कारण है मित्रों, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। हमारे यहां प्रसूति में मरने वाली माताओं की संख्या और प्रसूति में मरने वाले बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा है कि पूरी दुनिया में हमारे बाकी अंक कितने ही क्यों ना हो, हम एकदम पीछे चले जाते हैं। मित्रों, पूरे देश में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट से माताओं को कैसे बचाया जाए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कैसे बढ़े, बच्चों को कैसे बढ़े, सारे देश में चर्चा हुई है। जिन जिन लोगों को शासन व्यवस्था का पता होगा, हर सरकार में चर्चा होती है। मित्रों, गुजरात अकेला राज्य है जिसने उसका रास्ता खोजा है। और मैं ईश्वर का आभारी हूं कि परमात्मा ने ऐसी कोई बात सुझा दी मित्रों, ईश्वर ने सुझा दी। उसमें से मेरे यहां एक चिरंजीव स्कीम का जन्म हुआ। स्कीम का नाम है चिरंजीव। उस स्कीम के अंतर्गत हमने एक योजना बनाई है कि जो गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाली माताएं हैं, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराना उनके लिए संभव नहीं है, और गांव की वो दाएं होती हैं, उसके पास वो डिलीवरी करवाती है, पूरी व्यवस्था नहीं होती है, बच्चा मर जाता है, कभी मां मर जाती है, कभी मां और बच्चा मर जाता है। और मित्रों, हिंदुस्तान का मजा देखिए, किसी बोरवेल के अंदर, ट्यूबवेल के अंदर एक बच्चा अगर गिर जाए, देश की सांस रुक जाती हैं। लेकिन कभी हमने सोचा है कि हमारे हर मोहल्ले में प्रसूति में मरने वाली माताएं, बच्चों की संख्या, क्या उस दर्द को कभी अनुभव किया है मित्रों? और उसमें से ये चिरंजीवी स्कीम निकली। और ये स्कीम ऐसी है कि मैंने प्राइवेट डॉक्टरों के साथ एमओयू किया, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टरों से एमओयू किया, और मैंने उनसे कहा कि आप एमओयू कीजिए, गरीब मां आएगी तो भी उसके यहां उसको ट्रीटमेंट मिलेगी आपके यहां। उसको अगर सिजेरियन की जरूरत है, सिजेरियन की जरूरत है करना होगा, उसको नॉर्मल डिलीवरी होगी तो करना होगा। और मैंने उनसे करार किया कितना पेमेंट वगैरह देना। मित्रों, आज मेरे यहां कोई गरीब मां प्रसूति के लिए अपने घर से अस्पताल जाती है तो किराए का 200 रुपए मेरी सरकार देती है। वो 3 दिन 4 दिन अस्पताल में रहती हैं तो हर दिन का 200 रुपए मेरी सरकार देती है। उसके साथ जो अटेंडेंट रहे उसको 200 रुपए देती है। और बच्चे के जन्म के बाद मां और बेटा जब घर लौटते हैं तो किराए के दूसरे 200 रुपए मेरी सरकार देती है, और अस्पताल का पूरा खर्चा मेरी सरकार देती है। इसका परिणाम क्या हुआ है मित्रों? इसका परिणाम यह हुआ है, यह स्कीम मैंने पहले पायलट प्रोजेक्ट किया 5 जिलों में, उसकी सफलता देकर के पूरे राज्य में किया है। इस स्कीम के अंतर्गत मेरे पास लास्ट हिसाब है, लेटेस्ट नहीं है, जो पिछले महीने का शायद है मेरे पास, 95,000 डिलीवरी हुई। इस योजना के तहत गरीब माताओं की 95,000 डिलीवरी हुई। अगर यह योजना न होती तो इन 95,000 डिलीवरी में 4,500 मां या बच्चे मर जाते हैं। आउट ऑफ 95,000, अब कल्पना करिए 30-32 साल की वो मां, कितने सपने देखे होंगे उस परिवार ने जब वो इस प्रसूति में मरती होगी। वो बच्चा मरता होगा, कभी बच्चा बच जाता होगा, मां मरती होगी, क्या स्थिति होती होगी। मित्रों, इस स्कीम के कारण 95,000 में से 4,500 के बजाय सिर्फ एक माता मरी, और सिर्फ 45 बच्चे मरे हैं, 45 बच्चे, बाकी सबकी जिंदगी बचा पाए। मित्रों, आप बताइए मित्रों, इससे बड़ा जीवन का संतोष क्या हो सकता है?
मित्रों, जब मैं गांधीनगर आया तो मैं चौंक गया। मेरी पहली मीटिंग थी। मैं किसी आईएएस अफसर को जानता नहीं था, कौन क्या होता कुछ मालूम नहीं था। मित्रों, मैं बिल्कुल क्लीन सेट था, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री बनने से पहले कभी मुख्यमंत्री का चेंबर नहीं देखा था मैंने, क्योंकि वो मैं एक दूसरी दुनिया का इंसान था। अचानक यहां आकर के पचड़े में पड़ गया। अब पार्टी ने कह दिया तो चल दिया, क्या है। लेकिन मित्रों, मैं कुछ नहीं जानता था। मेरी पहली मीटिंग हुई तो मेरे एजुकेशन सेक्रेटरी ने रिपोर्टिंग किया। उसने कहा, साहब हम एजुकेशन में, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में हिंदुस्तान में 20 नंबर पे खड़े हैं। मैं आप जिस गुजरात की तारीफ हम कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं जी। 2001 के नवंबर महीने की मेरी पहली मीटिंग में मेरे अफसरों ने बताया कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में हम 20 नंबर पे खड़े हैं। मित्रों, दुनिया की नजरों में तो ये होगा कि शायद मैं मुख्यमंत्री बना हूं तो खुशी भरे दिन निकालता रहता हूं, लेकिन जिस दिन मेरे पहले कान पर ये बात आई, मैं उसके बाद सो नहीं पाया कि मेरे प्रदेश में बच्चियों की शिक्षा में यह हालत। मित्रों, मन में ठान ली मैं स्थिति को बदलूंगा, और हर वर्ष 13, 14, 15 जून, जबकि मेरे गुजरात में 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, और उस समय ज्योतिग्राम नहीं बना था। उस समय गांव में बिजली नहीं थी। ज्योतिग्राम तो पिछले 2 साल में बना है। मित्रों, मैंने ठान ली मैं 3 दिन जहां पर कम से कम शिक्षा है उस गांव में खुद जाऊंगा। मेरी पूरी मंत्री परिषद जाएगी, मेरे सभी आईएएस अफसर जाएंगे, आईपीएस अफसर जाएंगे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अफसर जाएंगे। वो सब मिलाकर के मेरी कोई 700 लोगों की टोली बनती है। सब जाएंगे, 3 दिन गांव में रहेंगे, वहीं पर रहेंगे। और मित्रों, हर घर जाता था मैं, भिक्षा मांगता था। हर घर जाके भिक्षा मांगता था, आपकी बेटी मुझे दो। उन बच्चों को स्कूल ले जाता था, और आज स्थिति यह है कि 100% पढ़ने की उम्र की सभी बच्चियां, लड़का हो या लड़की, मेरे यहां स्कूल में भर्ती हो जाते हैं 100%। मित्रों, उस समय मेरे यहां ड्रॉप आउट रेशियो 50% था, 49%। यानी स्कूल दाखिल तो हो जाते थे, लेकिन कोई 3री कक्षा में छोड़ देता था, कोई 5वीं कक्षा में छोड़ देता था। वो रेशियो था 49%। आज वो 49 से कम होते होते ओनली 3% बचा है। मित्रों, ये मिरेकल है हिंदुस्तान के जीवन का। मित्रों, ये मिरेकल है। स्कूल में वो रिटेन करने लग गए, पढ़ने लग गए। स्थितियां बदली जा सकती हैं, और मेरा लक्ष्य है 2010 जब गुजरात गोल्डन जुबली मनाएगा, उस गोल्डन जुबली में गुजरात के अंदर एक भी बच्चे का ड्रॉप आउट नहीं रहना चाहिए। मैं 0 ड्रॉप आउट के मकसद से काम कर रहा हूं। मित्रों,